अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी बचपन के वो दिन। खूब प्यारे से गोल मटोल थे नंदू भैया, बड़े ही नटखट शरारती। पतंग उड़ाना उनका सबसे प्यारा शौक था और जिस चीज को लेकर मोहल्ले भर में उनकी धाक थी, बड़ा हो या छोटा, पतंग उड़ाने में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। नंदू भैया पतंग उड़ाने के इस कदर शौकीन थे कि उनकी शाम का प्रोग्राम हर किसी को पता होता था कि हुचकी और पतंग लिए वे या तो छत पर या फिर घर के पीछे वाले मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे। और कभी कभी तो शाम होने का इंतजार भी उन्हें दोपहर लगता था। स्कूल से आते ही बस्ता पटका, दो एक रोटी जल्दी जल्दी चटकी और उसके बाद दौड़कर छत पर चले जाते थे। वहीं वे एक कोने में अपनी तरह तरह की पतंगे, मांझा, हुचकी वगैरह छिपा कर रखते थे। ऐन दोपहर की कड़ी धूप के समय, जब भीषण गर्मी में लोग घरों के अंदर बैठकर सुस्ता रहे होते, नंदू भैया छत पर पतंग उड़ाने के अपने जौहर दिखा रहे होते। और शाम के समय तो उनका ये शौक पूरी तरह से एक तरंग की शक्ल ले लेता था। वे मौज में आकर पतंगबाजी के ऐसे ऐसे करतब दिखाते कि उनके दोस्त दांतों तले उंगली दबा लेते। कभी कभी पतंग को आसमान तक ले जाने की जिद उन पर सवार हो जाती। लगता था अभी उनकी पतंग बस बादलों को छू कर आएगी। और सचमुच वो एक छोटे, बहुत छोटे धब्बे के रूप में दिखाई पड़ने लगती। मैं चिल्लाकर कहता, नंदू भैया पतंग तो गई, अब वापस नहीं मिलने की। इस पर नंदू भैया एक मीठी सी हंसी हंसते और संभल कर डोर खींचना शुरू करते तो थोड़ा इधर उधर चक्कर खाती हुई पतंग फिर आग की पकड़ में आ जाती। तो पतंग उड़ाने का इतना अभ्यास था उनका और ऐसे ऐसे दांव पेच उन्होंने सीख लिए थे कि आज तक नंदू भैया ने पतंगे तो बहुत सी काटी, पर उनकी पतंग कभी नहीं कटी। शायद इसका राज ये था कि नंदू भैया बाजार से खरीद कर लाने की बजाय अपने लिए मांझा खुद बनाते थे। उसके लिए छुट्टी वाले दिन लेई बनाने से लेकर कांच पीसने तक के जाने कितने कर्तव्य करते थे। उन सब की तो ठीक ठीक याद नहीं, पर इतना याद है कि कभी कभी जब नंदू भैया को पतंग काटने की चेतावनी देता और सावधान करता, तब वे मंद मंद मुस्कुरा देते, फिर एक मीठी सी हंसी हंसकर कहते, तेरे नंदू भैया की पतंग कोई नहीं काट सकता। जिस दिन मेरी पतंग कट गई उसी दिन से पतंग उड़ाना छोड़ दूंगा। मैं हैरान, ऐसा कौन सा गुर, कौन सा जादू जानते हैं नंदू भैया? वो गुर तो मैं कभी नहीं जान पाया, पर यह सच था कि नंदू भैया की पतंग कभी नहीं कटी, कभी नहीं। और मोहल्ले के बड़े बड़े सूरमा उनसे पेच लड़ाने में घबराया करते। एक दफा नंदू भैया से मैंने पतंग उड़ाना सीखने की भी गुजारिश की थी। उन्होंने कोई महीना डेढ़ महीना तक लगातार कोशिश की थी, पर ऐसा नालायक शेष था मैं कि कुछ भी सीख नहीं पाया। काफी कोशिशें करने के बाद तंग आकर बोले, तू नहीं सीख सकता नंदू, कभी नहीं, अब तू रहने ही दे। लेकिन तो भी नंदू भैया के साथ रहना मुझे अच्छा लगता, उन्हें पतंग उड़ाते देखना मुझे अच्छा लगता। और फिर तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नंदू भैया जब पतंग उड़ा रहे होते तो उनकी हुचकी पकड़ने को मेरी ड्यूटी लगभग पक्की हो गई। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि नंदू भैया का चेहरा देखकर ही मैं भाप जाता कि कब ढील देनी है और हुचकी को हल्के, बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है, या कि कब वे पतंग को खींचने के मूड में है और मुझे फुर्ती दिखाते हुए हुचकी पर जल्दी जल्दी मांझा लपेटना है। और ये काम मैं इतनी अच्छी तरह कर लेता कि वे खुश होकर मेरी पीठ ठोकते। वाह चंदन, ये ड्यूटी तो तू अच्छी तरह कर लेता है, शाबाश। ऐसे क्षणों में मेरी छाती मारे जोश और खुशी के फूल जाती। कारण ये था कि ऐसे तारीफ के मौके कम ही आते थे। नंदू भैया प्यार तो बहुत करते थे, पर ज्यादा तारीफ नहीं करते थे। पर एक मौका ऐसा भी आया कि नंदू भैया ने मेरी जी भरकर तारीफ की और फिर कंधे पर बैठाकर मुझे पूरे मोहल्ले में सैर कराई। ये किस्सा बहुत मजेदार है।
हुआ ये कि एक बार नंदू भैया अपने दोस्तों के बीच बैठे थे और गपशप कर रहे थे। बातों बातों में अचानक तय हुआ कि वे 7 पतंगे एक साथ डोर में बांधकर उड़ाएंगे। किसी पिक्चर में उन्होंने ये दृश्य देखा था। यार दोस्तों से उसी की चर्चा कर रहे थे। उनकी मित्र मंडली तो इस कल्पना से ही रोमांचित थी कि 7 पतंगे एक साथ उड़ाई जा सकती है। नंदू भैया ने गर्व से कहा, अच्छा तो तुम देखना नजारा, हम 7 पतंगे एक साथ उड़ाकर दिखाएंगे। और सचमुच नंदू भैया अपनी तैयारियों में जुट गए। जो भी नंदू भैया की इस नई सनक के बारे में सुनता हैरान रह जाता। कई लोग उपेक्षा से हंसकर कहते, भाई फिल्म की बात और है, हकीकत की और। आज तक हमारे शहर में तो उड़ाई नहीं गई किसी ने 7 पतंगे एक साथ। इस पर नंदू भैया कहते, जो काम शहर में किसी ने नहीं किया वही तो मुझे करना है। अगर 7 पतंगे एक साथ नहीं उड़ाई तो मेरा नाम भी नंदू नहीं। बात मोहल्ले से बढ़ती बढ़ती पूरे शहर तक पहुंच गई। जिसे देखो वो यही चर्चा कर रहा था, तुमने सुना, ये नंदू 7 पतंगे एक साथ डोर में बांधकर उड़ाएगा। है तो बड़ा मुश्किल काम, साधेगा कैसे? जवाब में दूसरा कोई कहता, अरे भाई वो पतंग का जादूगर ठहरा, जो न कर गुजरे सो थोड़ा है। अलबत्ता नंदू भैया इस सब से बेपरवाह अपनी तैयारियों में डूबे थे और हफ्ते 2 हफ्ते क्या पूरे महीने भर तक उनकी तैयारियां चलती रही। कैसा माझा होना चाहिए, कैसी पतंगे, इस पर उन्होंने बड़ी गहराई से सोचा था। अगर एक बड़ी पतंग बीच में और आसपास कुछ छोटी पतंगे हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने उन्हें धीरे से बुदबुदाते हुए सुना। फिर सवाल यह आया कि उन्हें बांधा कैसे जाए। इस बारे में भी बड़ी देर तक सोच विचार होता रहा। कई तरह के प्रयोग किए गए। शुरू में 2-3 पतंगे एक साथ बांधकर उड़ाई गई। फिर धीरे धीरे पतंगों की संख्या बढ़ने लगी और देखने वालों का रोमांच भी। हालात ये था कि हर इतवार को पूरे दिन सुबह से शाम तक नंदू भैया की बस यही तपस्या चलती। जहां देखो वहां हलचल थी। अब तो कुछ होगा होकर रहेगा। आखिर वो दिन भी आया जब नंदू भैया को 7 पतंगे एक साथ उड़ानी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो इतवार का दिन था और कोई हफ्ता भर पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि फला फला दिन ये अजूबा होने जा रहा है। वो सुबह से ही मोहल्ले के ज्यादातर लड़के छोकरे हमारे घर के पिछवाड़े वाले मैदान में इकट्ठे हुए थे। शहर के और भी तमाम पतंगबाज नंदू भैया के जौहर देखने आए थे। नंदू भैया ने फैसला किया कि पतंगे नीचे मैदान में नहीं ऊपर छत से उड़ाई जाएंगे। तो भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ था, क्योंकि आखिर नीचे मैदान से वे उन्हें उड़ते हुए देख सकते थे। आखिर वो परीक्षा की घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। देखने वालों की हालत ये थी कि सबकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे। लेकिन नंदू भैया बेफिक्र, वे अच्छा खासा अभ्यास जो कर चुके थे। छत पर जाकर नंदू भैया ने अपने दोस्त हबीब को पतंगे सौंप दी और कहा, लो दोस्त, छुड़ैया दो ध्यान से। और बड़ा हुचका मेरे हाथों में था। हबीब छुड़ैया देने में माहिर था। उसने छुड़ैया दी तो शुरू में लगा पतंगे सधेंगी नहीं, मगर अगले ही पल नंदू भैया ने ऐसी पैतरेबाजी दिखाई कि पतंगे उड़ी, सचमुच उड़ चली। मैं हुचके से खूब ढील पर ढील दिए जा रहा था और 7 पतंगे लहराते हुए एक साथ आसमान को छूने के लिए चल पड़ी थी। नीचे मैदान में खड़े लोगों ने एक साथ जोरों से तालियां बजाई और तालियों की उस गड़गड़ाहट में नंदू भैया का सीना गर्व से फूल गया। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई। लेकिन अभी मुश्किल से 10-12 मिनट ही बीते होंगे कि तभी एक गड़बड़ हुई। मांझे की एक गांठ खुल गई और आसमान में ऊपर उड़ती हुई पतंगे एकाएक जोरों से थरथराई और फिर चक्कर खाती हुई धरती की ओर आने लगी। नंदू भैया का चेहरा सफेद हो गया। इस समय उनकी जो हालत थी उसका वर्णन करना मुश्किल है। तभी एकाएक शोर मचा, पतंगे वहां गिरी हैं, वहां जसोदा चाची के घर। नंदू भैया पागलों की तरह धड़ाम धड़ाम सीढ़ियों से कूदे और जसोदा चाची के घर जा पहुंचे। बोले, चाची चाची मेरी पतंगे। उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। पर जसोदा चाची ने पतंगे देने से साफ मना कर दिया।
बोले, नहीं भाई, पतंगे हमारे घर आई हैं तो अब हमारी हैं। चाची, पतंगे कटी नहीं, ये तो बस गांठ खुल गई है मुझसे। नंदू भैया ने समझाया, अगर कट के आती तो आप रख लेती, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये हम नहीं जानते कि कटी है कि नहीं, हमारे घर आ गई तो अब हमारी हुई, हम नहीं देंगे, जसोदा चाची ने साफ शब्दों में कहा। अब तो नंदू भैया की हालत खराब, वे पसीने पसीने हो उठे। महीने भर की तैयारी थी लेकिन पानी में चली गई। अभी तो उनका चाव भी नहीं उतरा था कि ये मुसीबत आ गई। तब तक भीड़ में से कुछ लोगों ने आकर जसोदा चाची को समझाना शुरू कर दिया था, पर वे टस से बस नहीं हुई। निराश होकर सब लौट रहे थे। मैं भी वहां खड़ा एकटक नंदू भैया की हालत देख रहा था। मेरा मन टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। एकाएक मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है चाची, पतंगे तुम रख लो, पर यह अच्छी बात नहीं है। आपको पता है मेरे नंदू भैया ने पूरे महीने तक कितनी मेहनत की है, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ मेरे नंदू भैया का दिल तोड़ते हुए। सुनकर एक क्षण के लिए तो जसोदा चाची अचकचाई, फिर उनकी बुरी तरह हंसी छूट गई। बोली, जरा सा तो है ये लड़का हाथ भर का, पर बातें देखो कैसी लंबी लंबी कर रहा है। फिर जाने उन्हें क्या सूझा, उन्होंने कहा, जा अपने नंदू भैया को बुला कर ला, मैं पतंगे देती हूं। नंदू भैया मुड़े तो जसोदा चाची ने हंसकर कहा, पतंगे मिल जाएंगी नंदू, पर शर्त यह है कि यहां मेरी छत पर ही उड़ानी पड़ेगी। इस पर नंदू भैया ही नहीं, उनके दोस्त भी उछल पड़े। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फौरन हुचका मंगाया गया और पतंगे उड़ी, खूब शान से उड़ी। एक डोर में बंधी हुई पूरी 7 पतंगे एक साथ आसमान को छू छू कर लौट रही थी। देखने वालों के दिल बाग बाग हुए जा रहे थे। उस दिन शाम तक नंदू भैया वे पतंगे उड़ाते रहे और उस दिन सचमुच हमारे शहर में एक नया इतिहास लिखा गया। शाम के समय नंदू भैया पतंगों को खींच रहे थे तो फिर जाने कैसे डोर टूट गई और पतंगे उड़ती हुई कहां की कहां चली गई। शाम के अंधेरे में उन्हें कोई नहीं देख पाया, पर अब नंदू भैया को भी ज्यादा परवाह नहीं थी। उनका शौक पूरा हो चुका था, सपना सच हो चुका था। उस दिन जसोदा चाची भी बड़ी प्रशंसा भरी निगाहों से नंदू भैया को उड़ाती लहराती हुई 7 पतंगों को निहारती रही थी। और जब हम लौटे तो उन्होंने हम सभी को गरम गरम मीठे गुलगुले खाने को दिए। लौटते समय नंदू भैया खुश थे, बहुत खुश, और उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया था। वे बार बार कह रहे थे, जो काम मैं नहीं कर पाया वो चंद्र ने कर दिया, वरना न जसोदा चाची पतंगे लौटाती और ये न आनंद ऐसा आता। आज नंदू भैया नहीं है, जसोदा चाची भी नहीं है। पतंग उड़ाना मैं आज तक नहीं सीख पाया, पर जाने क्यों उन 7 पतंगों की कहानी जब भी याद आती है, नंदू भैया का नटखट गोल मटोल चेहरा आंख के आगे आ जाता है। लगता है बचपन फिर से लौट आया, फिर से लौट। आइए सुनते हैं आज की कहानी, राजा को गुस्सा क्यों आता है। एक था राजा रुम्मा सुम्मा। वो बड़ा वीर था और प्रतापी था। चारों तरफ उसके नाम का डंका पिटता। बस एक ही कमी थी उसमें, वो गुस्सैल बहुत था। आस पड़ोस के राजा और दरबारी उसके गुस्से के बारे थर थर कांपते थे। एक बार राजा रुम्मा सुम्मा अपने दरबार में बैठा था। सभी दरबारी गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे ताकि राजा रुम्मा सुम्मा को उनकी किसी बात से गुस्सा ना आ जाए। खासकर दरबारियों की हंसी से तो वो बहुत चिढ़ता था, इसलिए उसके दरबार में सब होठ सीकर बैठते थे। दरबारी बड़ी देर से मन ही मन खींच रहे थे, पर लाचार थे। सोच रहे थे राजा रुम्मा सुम्मा दरबार बर्खास्त करे तो वे चैन की सांस ले। इतने में गेरुआ कपड़े पहने एक साधु बाबा आए। राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, राजा, मैं पंपापुर से आ रहा हूं, वहीं मुझे सब कुछ पता चल गया, पर अब सब ठीक हो जाएगा राजा, तुम चिंता न करो। क्या ठीक हो जाएगा साधु बाबा? रुम्मा सुम्मा ने चिढ़कर कहा, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। भला राजा रुम्मा सुम्मा जैसे प्रतापी राजा का चिंता करने से क्या वास्ता? साधु बाबा ने गंभीर होकर कहा, बीमार आदमी अपनी बीमारी नहीं जानता राजा, किसी दूसरे को ही उसका इलाज करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप?
राजा रुम्मा सुम्मा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन साधु शांत, बिल्कुल शांत बोला, राजा, तुम्हारे दरबार में ऐसा सन्नाटा है जैसे ये राज दरबार न हो, मरघट हो। कोई दरबारी बिना तुम्हारी इच्छा के एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर सकता, और न यहां किसी के हंसने या बात करने की ही आवाज आती है। सब इस कदर डर कर बैठे हैं जैसे तुम कोई शेर हो और इन्हें खा जाओगे। तुम ही बताओ, क्या ये स्वस्थ आदमी के लक्षण है राजा? तुम निश्चय ही बीमार हो, और तुम्हारी बीमारी इधर हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस पर राजा रुम्मा सुम्मा का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया, आंखों से अंगारे निकलने लगे। कोई और होता तो ये बात कहने पर वो फांसी पर चढ़ा देता, या कम से कम धक्के मार कर तो बाहर निकाल ही देता, पर भला साधु से वो क्या कहे। दरबारी भी सांस रोककर बैठे थे कि देखें अब आगे क्या होता है। राजा रुम्मा सुम्मा साधु को सजा दिए बगैर यूं ही जाने न देगा। पर नहीं, थोड़ी देर में राजा का गुस्सा खुद ब खुद धीरे धीरे उतरने लगा। फिर उसका चेहरा शांत, एकदम शांत हो गया। गहरे दुख और पछतावे से भरकर बोला, साधु बाबा, आज तक मुझसे किसी ने सच्ची बात नहीं कही थी। सब मुझसे डरते थे, इसलिए सिर्फ चापलूसी करते थे। आपने आज सच्ची बात कहकर मुझे उबार लिया, पर आप कृपया रास्ता भी बताएं, कैसे मैं अपने गुस्से से छुटकारा पाऊं। रास्ता तो तुझे खुद निकालना पड़ेगा राजा, साधु बाबा ने कहा। हां, मैं पंपापुर से आ रहा हूं, वहां का एक पीला फूल मैं साथ ले आया हूं, इसे अपने पास रखना, शायद इससे तुझे थोड़ी मदद मिल जाए, कहकर साधु बाबा चले गए। राजा ने उसी समय दरबार बर्खास्त कर दिया। अपने महल में आकर सोचने लगा, वो क्या से क्या हो गया। साधु बाबा ने मेरे घमंड की सारी परतों को चीर दिया। आज मुझे सच्चाई साफ नजर आ रही है। मेरे दरबारी मेरी हालत पर किस कदर हंस रहे होंगे। साधु बाबा ने भी कितनी कड़वी सच्चाई मेरे सामने रख दी कि मैं बीमार हूं, बीमार। ओह, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं, क्या करूं। तुरंत राजा को साधु बाबा द्वारा दिए गए पंपापुर के फूल की याद आ गई। सोचने लगा, देखूं पंपापुर के इस फूल से मुझे क्या मदद मिलती है। उसने इस फूल को उठाया तो हैरान रह गया। उस पर सुंदर लाल अक्षरों में लिखा था, महाराज, साधु बाबा ने ठीक कहा है, अपना अभिमान छोड़ दीजिए, रास्ता निकल आएगा। राजा कुछ समझ नहीं पाया। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण आंखें खोली तो लगा पंपापुर का फूल हंस रहा है। उस पर लिखे लाल अक्षर गायब हो चुके थे। फिर तो राजा रुम्मा सुम्मा ने पंपापुर के उस फूल को बहुत संभाल कर रख लिया। जब भी वो बेचैन होता, उस फूल को उठाकर देख लेता, उसमें उसे जरूरी संदेश मिल जाता। एक बार राजा रुम्मा सुम्मा के दरबार में एक दरबारी किसी बात पर बड़े जोर से हंस पड़ा। राजा रुम्मा सुम्मा अब काफी बदल गया था, फिर भी उस दरबारी के हंसने पर वो चिढ़ गया और उसने उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन घर आया तो राजा परेशान था। इस परेशानी में उसका हाथ पंपापुर के फूल की ओर चला गया। उसने उस फूल को उठाकर देखा। उस पर सुंदर लाल अक्षरों में लिखा था, क्रोध न करे राजा, साधु बाबा की बात याद करे। राजा ने उसी समय तुरंत एक विशेष दूत को भेजकर उस दरबारी की सजा खत्म करा दी। इससे चारों ओर राजा का नाम होने लगा। उसकी उदारता की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे राजा एकदम विनम्र हो गया। राजा खुश तो रानी, चाकर और दरबारी भी खुश। फिर एक दिन साधु बाबा आए, बोले, लाओ राजा मेरा पंपापुर का फूल, अब तेरे जैसे कई दूसरे बीमारों का इलाज करना है। सुनकर राजा रुम्मा सुम्मा खिलखिलाकर हंस दिया। उसने खुशी खुशी साधु बाबा को पंपापुर का फूल लौटा दिया और उसे छोड़ने के लिए खुद द्वार तक आया। इसके बाद किसी ने रुम्मा सुम्मा को किसी पर गुस्सा करते नहीं देखा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, अब समझ में आया। बहुत दिनों पहले की बात है। जंगली पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक नदी के किनारे बसा था। गांव के आसपास घने जंगल थे, लंबे लंबे पेड़ पौधे, उबड़ खाबड़ जमीन थी,
इसी पर लोग खेती करते थे। जंगल की वजह से ही इस गांव का नाम जंगली पुरवा पड़ा होगा। इस छोटे से गांव में 50-60 घरों की आबादी थी। छोटे छोटे घर थे और इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते थे। इनमें से कई जातियों के लोग थे। इन्हीं में एक बूढ़ी औरत का परिवार था। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 70 साल की थी। गांव भर उन्हें दादी कहता था। उसका एक लड़का था, लड़के की बहू थी और लड़के का लड़का था। उसका नाम राम सिंह था। राम सिंह कक्षा 10 में पढ़ता था। दादी बहुत कर्मकांडी थी। दिन में 2 बार नहाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना रोज का काम था। वो छुआछूत बहुत मानती थी। मजाल था कि कुछ जातियों की छाया पड़ जाए उन पर। उनकी छाया पड़ जाने पर वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती थी। गांव के बाहर शंकर भगवान का एक मंदिर था। वहीं दादी रोज जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन जल चढ़ाकर वो लौट रही थी, तभी गांव से मंगलिया नाम की एक लड़की जा रही थी। दादी को देखकर मंगलिया बगल में खड़ी हो गई, लेकिन मंगलिया का कपड़ा उनके कपड़ों से कहीं छू गया। दादी ने कहा, तू कौन है? मंगलिया बोली, दादी पाए लागू, मैं मंगलिया हूं। मंगलिया का नाम सुनते ही दादी बरस पड़ी। बोली, छू लिया सुबह सुबह। बड़बड़ाते हुए दादी घर आई। उस समय राम सिंह घर में ही था। उसने दादी को बड़बड़ाते सुना तो पूछा, दादी क्या हो गया है? दादी बोली, हो क्या गया? मंगलिया बदतमीज ने छू लिया। राम सिंह ने कहा, दादी तब तो बड़ा गजब हो गया। तुम्हारा सारा धर्म नष्ट कर दिया। तुम्हारा रोज रोज का पूजा पाठ बेकार हो गया। दादी मेरा कहना मानो, ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये अब तुम्हारे पहनने लायक नहीं है। इनको उतार कर उसी मंगलिया को दे दीजिए। एक काम और करिए दादी, मंगलिया की आवाज भी तो तुम्हारे कानों में गई होगी, तो थोड़ा पेट्रोल मंगा लीजिए, या कहिए मैं खुद ही ले आऊं और अपने कानों में डालकर खूब धोइए। उसके बाद गंगा जल से स्नान करिए। हम जैसे 10-12 लड़कों को भोजन कराइए, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। राम सिंह की बात सुनकर दादी बहुत नाराज हुई। बोली, तू हमारा मखौल उड़ाता है। कितनी बार तुझसे कहा मेरे बीच में न बोला कर, लेकिन जब देखो तब टिपिर टिपिर करने लगता है। राम सिंह बोला, दादी तुम नाराज हो रही हो तो मैं जाता हूं। दादी ने कहा, जा जहां जाना हो, पर आज के बाद हमारे बीच में न बोलना। राम सिंह मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चला गया। सुखवा नाम का एक आदमी दादी के यहां नौकरी करता था। जानवरों को चारा पानी देता, खेत जोतना, यही उसके काम थे। बाग से लकड़ी ले आता था। एक दिन दादी ने सुखवा से सूखी लकड़ी लाने को कहा। वो लकड़ी तोड़कर लाया। दादी दरवाजे पर ही बैठी थी। सुखवा ने पूछा, दादी लकड़ी कहाँ रख दूं? दादी ने कहा, वहीं चबूतरे पर रख दे। सुखवा ने लकड़ी का गट्ठर चबूतरे पर रख दिया और दूसरे काम में लग गया। दादी ने आवाज दी, बहू ओ बहू। अंदर से आवाज आई, आती हूं दादी। इतने में बहू दादी के पास आकर बोली, क्या बात है दादी? दादी ने कहा, सुखवा लकड़ी लाया है, इन लकड़ियों पर एक लोटा जल छिड़क दो और उठा ले जाओ। बहू ने जल लाकर लकड़ियों पर छिड़क दिया। उस समय राम सिंह दूर बैठा दादी की बातें सुन रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बात नहीं बनी। जल छिड़कने से लकड़ियां शुद्ध नहीं हुई। एक काम करवाइए, दादी इन लकड़ियों को साबुन लगाकर धुलवाइए, तब जाकर शुद्ध होंगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर गर्म हो गई। वो बोली, फिर तुमने हमारे बीच में दखल अंदाजी दी। अपनी आदत से बाज नहीं आते, अपना काम कर। राम सिंह ने कहा, नहीं बोलूंगा दादी, पर एक बात और सुन लीजिए। सुखवा ने जहां जहां पैर रखा है वो मिट्टी भी तो अपवित्र हो गई है। उस मिट्टी को खुदवाकर फेंकवा दीजिए और दूसरी मिट्टी लाकर भरवाइए, नहीं तो चलोगी कहां? दादी नाराज होकर बोली, तुम जाओगे यहां से या कुछ लेओगे? राम सिंह मुस्कुराता हुआ चला गया। एक दिन सुखवा जानवरों को चारा दे रहा था। पास में एक बाल्टी रखी थी। कहीं धोखे से सुखवा का उसमें पैर लग गया। दादी ने यह देख लिया। उन्होंने फिर बहू को बुलवाकर कहा, देख ये बाल्टी सुखवा ने छू लिया है, इसको थोड़ा खरपतवार लगाकर शुद्ध कर ले। बहू ने बाल्टी में खरपतवार डालकर आग लगा दी और उसके बाद बाल्टी धोकर रख दिया। इस बात को राम सिंह देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बाल्टी शुद्ध नहीं हुई। ये बाल्टी सुखवा
को दे दीजिए या फिर 21 बार गंगा जल में धोइए और इसमें शरबत घोलकर 7 कन्याओं को पिलाइए, तब तुम्हारे पीने लायक बाल्टी होगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर नाराज हुई। बोली, तुम इतने निर्लज्ज हो कि तुमको शर्म नहीं आती। कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में न बोला कर। राम सिंह बोला, दादी नाराज होती हो तो मैं जाता हूं। मैं तो तुम्हारे लिए ठीक ही बात कहता हूं। गांव से थोड़ी दूर पर एक देवी जी का मंदिर था। वहां छोटा सा बाजार लगता था और बहुत सी दुकानें थी। छोटा सा एक अस्पताल था। एक दिन दादी देवी के दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में उन्हें ठोकर लगी और बेहोश होकर गिर गई। अकेली बेहोश पड़ी थी। उधर से सुखवा और मंगलिया आ रहे थे। उन लोगों ने देखा दादी बेहोश पड़ी है। सुखवा ने कहा, अरे मंगलिया, दादी के मुंह में पानी डाला जाए तो होश आवे न। मंगलिया ने कहा, सुखवा भैया, भूल से ऐसा काम न करना। दादी अब की तो हम दोनों को जान से मरवा देंगी, हमारा जीना ही खत्म करवा देंगी। हम लोगों की छाया से तो दूर भागती हैं, तुम इनके मुंह में पानी डालने की बात कर रहे हो। सुखवा ने कहा, एक काम कर, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो जान इनकी बचानी है। मंगलिया पानी में एक कपड़ा भिगो लाई और दादी के मुंह पर पोछना लगाया। फिर भी दादी को होश नहीं आया। किसी तरह उठाकर दादी को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज किया। खबर पाकर दादी के घर वाले भी आ गए। राम सिंह भी था। सब तो दादी के पास खड़े थे। सुखबा और मंगलिया दादी के पलंग से 10 हाथ दूर खड़े थे। दादी को होश आए तो उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मुझको नहीं, सुखबा मंगलिया की तरफ इशारा करते हुए, इनको धन्यवाद दो। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। यदि ये तुम्हें यहां न ले आते तो तुम्हारी जान न बचती। राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, सुखबा और मंगलिया हमारे गांव के हैं। दादी ने हमेशा इनसे छुआछूत मानी है। अगर ये भी दादी की तरह छुआछूत मानते तो आज दादी जिंदा न होती। दादी की समझ में आ गया होगा कि छुआछूत एक ढकोसला है। राम सिंह और डॉक्टर की बात सुनकर दादी ने सुखबा और मंगलिया को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आज समझ में आ गया कि इस संसार में न कोई छूत है न अछूत, सभी की एक ही जाति है। हम सभी बराबर हैं। छुआछूत सच में एक ढकोसला है, कानूनी अपराध भी है। जाति और धर्म के आधार पर न कोई नीच है न कोई ऊंच, सभी बराबर हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, बाप रे। एक दिन बब्बर सिंह अपने घर में बैठे थे। उनके घर में कुछ चिड़िया घुस आई जिन्हें वे हटाने लगे। वे उन्हें हटा रहे थे और बुदबुदा भी रहे थे। ये चिड़िया घर के अंदर कहां से चली आती हैं? चिड़िया भगाने में वे परेशान थे। तभी शेर सिंह आ गए। शेर सिंह और बब्बर सिंह दोनों मित्र थे। बब्बर सिंह को परेशान देखकर शेर सिंह ने पूछा, क्या कर रहे हो बब्बर सिंह, इतनी जोर से हाँफ रहे हो? अजी क्या बताऊं, बब्बर सिंह ने कहा, ये गोरैया भी क्या भला है, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। बार बार भगाते रहो फिर भी घर में चली आती है, जैसे इनके बाप का घर हो। बब्बर सिंह अभी भी हाँफ रहे थे। उन्हें हाँफते देखकर शेर सिंह ने कहा, गोरैया भगाने में इतना परेशान हो गए, लगता है जैसे गोरैया नहीं शेर भगा रहे थे। शेर सिंह की बात सुनकर बब्बर सिंह बगल में आकर बैठ गए। शेर सिंह की बात सुनते ही उन्होंने कहना शुरू किया, अब क्या शेर भगाऊंगा। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने आगे कहा, एक जमाना था जब जंगल के सभी जानवर मुझे देखकर झाड़ियों में दुबक जाया करते थे। शेर सिंह ने पूछा, तुम्हें देखकर जंगल के जानवर झाड़ियों में क्यों दुबक जाया करते थे? बब्बर सिंह ने अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, वे मुझसे इतना डरा ही करते थे। भाई क्या बताऊं, बड़े बड़े शिकारियों के बीच मेरा नाम लिया जाता था। शेर सिंह के बगल में बैठते हुए उन्होंने आगे बताया, मैंने अपने जीवन में 20-30 से अधिक शेर मारे हैं। बड़ा मजा आता है शेर के शिकार में। ये शेर सिंह की आवाज थी। बब्बर सिंह से उसने बढ़कर कहा, मैंने भी 40-50 शेर तो मारे ही होंगे। शेर सिंह से शेर के शिकार की संख्या सुनकर बब्बर सिंह हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने हिम्मत की, मैंने केवल शेर ही नहीं मारे हैं, छोटे बड़े अनेक जानवरों का भी मैंने शिकार किया है। शेर के शिकार की बात में रुचि लेते हुए शेर सिंह ने कहा, बड़ा मजा आता है शेर के शिकार में। एक बार तो मैं गया था शिकार करने
और स्वयं शिकार होते होते बाल बाल बच गया। अच्छा, कैसे हुआ था ये? बब्बर सिंह ने पूछा। क्या शेर ने आप पर हमला कर दिया था? शेर सिंह ने छाती फुलाते हुए कहा, किसी शेर की इतनी हिम्मत कहां थी कि वो मुझ पर हमला कर सके। मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मेरे पीछे से एक शेर आ गया। उसने पीछे से मुझे पहचाना नहीं, धोखे में उसने पीछे से हमला कर दिया। बब्बर सिंह ने आंखें फैलाते हुए कहा, शेर का हमला? लेकिन तुम बच कैसे गए? बचता कैसे नहीं? अपने हाथ को जांग पर ठोकते हुए शेर सिंह ने कहा, उस शेर का पाला सवा शेर से जो पड़ा था, उसके हमला करते ही मैं हट गया। वो सामने के पेड़ से टकरा कर गिर पड़ा। एक तो चोट और ऊपर से मैंने 2-4 घूंसा लगा दिए। शेर मेरा घूंसा बर्दाश्त नहीं कर सका, वहीं टै बोल गया। मुझ पर कभी किसी शेर ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। बब्बर सिंह ने सगर्व से कहा, मैंने अनेक शेरों की जान अवश्य बख्श दी है। वो कैसे? शेर सिंह ने कहा। कुछ खुलासा करो भाई। बब्बर सिंह की उंगलियां फिर मूंछों पर चली गई थी। एक बार जंगल में भटकते हुए मैं थक गया था। एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था कि नींद आ गई। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा तलवा सहला रहा है। देखा एक शेर मेरे बगल में घूम रहा है। मैं इतनी नींद में था कि करवट बदलकर फिर सो गया। इस तरह उस शेर की जान बच गई। दरअसल शेर होते ही बड़े कायर हैं। शेर सिंह ने अपना अनुभव सुनाया। तभी तो वे जंगलों में छिपे रहते हैं। दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। तभी बब्बर सिंह की पत्नी की आवाज सुनाई पड़ी, अजी सुनते हो, किचन में बिल्ली घुस आ गई है। जल्दी भगाओ नहीं तो सारा दूध पी जाएगी। बिल्ली का नाम सुनते ही बब्बर सिंह घबरा गए, लेकिन वे अपनी बहादुरी पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। देखता हूं वो कैसे दूध पीती है, ये कहते हुए वे डंडा लाने चले गए। बब्बर सिंह की पत्नी ड्राइंग रूम में आकर माथा पीट पीट कर बोलने लगी, अभी तक वे नहीं आए। उधर बिल्ली है कि अलमारी तक पहुंच गई है। वो कभी भी दूध तक पहुंच सकती है। शेर सिंह अकेले पड़ गए थे। बब्बर सिंह की पत्नी के आ जाने से उनकी हिम्मत बढ़ी। भय से उनकी हालत खराब थी, लेकिन ऊपर से बहादुरी की बातें कर रहे थे। बिल्ली को भगाने के लिए डंडा का प्रयोग तो मैंने कभी शेर के लिए भी नहीं किया। बब्बर सिंह की पत्नी ने शेर सिंह से आग्रह किया, खीर के लिए 3 लीटर दूध मंगवाई हूं। बिल्ली के पीने पर वो बेकार हो जाएगा। जरा आप ही कष्ट करें, बिल्ली भगा दे। मैं बिल्ली भगा दूं? शेर सिंह ने लगभग गरजते हुए कहा। शेर का इतना बड़ा शिकारी बिल्ली का शिकार करे? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं बिल्ली का शिकार करने को नहीं कह रही हूं, बब्बर सिंह की पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तो बिल्ली को सिर्फ भगाने के लिए कह रही हूं। इसी बीच बब्बर सिंह आ गए। उनके हाथ में उनसे दुगने आकार का डंडा था। डंडा एक तरफ रखकर वे धोती का फेंटा ठीक करने लगे। अंदर जाने का उपक्रम वे बार बार कर रहे थे, मगर जा नहीं रहे थे। तभी एक बिल्ली अंदर से आ गई। बिल्ली को देखकर बब्बर सिंह और शेर सिंह भय से घबरा गए। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाप रे बाप, बचाओ। छलांग लगाकर दोनों चौकी पर चढ़ गए। भय और घबराहट में वे दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उनके पैर भयवश कांप रहे थे, लेकिन बिल्ली उनसे बेपरवाह थी। वो वहां से कब की जा चुकी थी।